वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू ज्ञान वन टेक्निकल क्लासेस एट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैकेनिक्स का अगला लेक्चर लेकर के आए हैं हम, जिसमें हम बातें करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है, और पीछे का 2 लेक्चर गया है, जिसमें आपका पहला लेक्चर में एसबीटी का सिलेबस डिस्कशन हुआ है और दूसरा लेक्चर में हम मैकेनिक्स के बारे में बताए हैं, मैकेनिक्स होता क्या है। ठीक है ना, जिसमें बताया हम कि साइंस के अंदर में आता है फिजिक्स और फिजिक्स के अंदर में आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस या फिजिक्स कह सकते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस या फिजिक्स इन विच वी डील्स विथ द मोशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है ना, विथ डील्स विद द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। ये कह सकते हैं कि उसके मोशंस के पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करते हैं। मोशन के पैरामीटर में हम बताए थे कि होगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड उनके करवाने वाला जो मेन कारक होता है फोर्स। ठीक है ना, ये सब का एनालिसिस करेंगे और इस सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं जिस सब्जेक्ट के अंदर में वो उसका नाम है मैकेनिक्स। ठीक है, चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं अगले लेक्चर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। शांति से देखते रहिएगा, कुछ नहीं है, हलवा है एकदम सब्जेक्ट, बस प्रैक्टिकली समझते चलना है, कोई भी चीज़ें रटना नहीं है, प्रैक्टिकल से जोड़ करके पढ़ना है, नहीं तो किताबी कीड़ा बन जाइएगा, कुछ नहीं समझ में आने वाला। इंजीनियरिंग है, ये साइंटिस्ट नहीं बनना है कि रिसर्च करना है केवल, यहाँ पर साइंस के द्वारा खोजे गए चीज़ों का एप्लीकेशन देखना है। ठीक है, चलिए बातें करते हैं कि हम लोग मैकेनिक्स के बारे में कुछ देखे थे और उसमें देखे थे कि किस तरह के बॉडी के बारे में स्टडी किया जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। बॉडी के बारे में हम बात किए थे कि सॉलिड बॉडी होते हैं, फ्लूइड बॉडी होते हैं। ठीक है ना, फिर आपका रिजिड सॉलिड बॉडी में रिजिड बॉडी बताया, डिफॉर्मेबल बॉडी बताया। जो लोग नहीं क्लास किए हैं, पिछला नहीं देखे हैं, तो कृपया करके वो देख करके आइए, तभी आपको से कनेक्ट हो पाएगा। इंजीनियरिंग में कोई भी सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं, तो पीछे का रिविजन करके ही आगे पढ़िएगा तो समझ में आएगा, और वो किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ने पर समझ में आएगा। और नहीं तो पीछे के चीज़ों छोड़ करके आप समझिए, सोचिएगा कि हम आगे की चीज़ों को कैच कर ले और या नहीं समझ में आ रहा आगे की चीज़ डायरेक्ट, तो टीचर खराब है तो आपका प्रॉब्लम है। ठीक है ना, मानसिक सोच आपका है, प्रॉब्लम है। आप अपना प्रॉब्लम को ठीक करिए और सही से एक्सेप्ट करके टीचर को पढ़िएगा कि ये टीचर सही है, इनके नॉलेज सही है, और आप मेहनत करके पीछे के टॉपिक पर आगे पढ़िएगा तो सब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम टाइप्स ऑफ बॉडी के बारे में बात कर चुके थे कि इसमें आपका रिजिड बॉडी है। रिजिड में क्या होता है, रिजिड में बोले थे कि एक कठोर बॉडी, एक तरह से कठोर बॉडी मतलब कि जिसका कितना भी बाहर से आप एक्सटर्नल फोर्स वगैरह लगाएं, उसके अंदर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। वो हार्ड का हार्ड है, अंदर में हार्ड ही रहेगा, वो दबना नहीं चाहिए। ठीक है ना, सॉलिड दिखने से कोई बॉडी रिजिड नहीं हो जाता है। अगर आप उसको दबा रहे हैं और डिफॉर्म हो जा रहा है, अपना शेप बदल ले रहा है, जैसे कि आप बाइक रिजिड बॉडी है, हम लोग स्टडी में बाइक को रिजिड बॉडी मानेंगे, लेकिन बाइक पे देखिएगा धक्का वगैरह लगता है, पचक जाता है, तो प्रैक्टिकली वो रिजिड बॉडी नहीं है। हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि रिजिड बॉडी है। पहले भी हम लोग मान चुके हैं कि दुनिया में कोई ऐसा बॉडी नहीं है जो रिजिड होगा आइडियल रूप से। ठीक है ना, लेकिन हम लोग पढ़ने के लिए मानेंगे। और ये भी आप लोग को सीखना होगा कि साइंस में हम लोग बहुत सारी चीज़ें, जितने भी थियरी डिराइव किए हैं हम लोग, लॉ, थियरम एंड जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, सब कुछ इमेजिनेशन, सब कुछ अजम्पशन के बेसिस पर है, सब कुछ माना हुआ है। ठीक है ना, तो और इसी माना हुआ कॉन्सेप्ट को हम लोग भी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं वो रिजिड बॉडी के लिए पढ़ने वाले हैं, जबकि दुनिया में रिजिड बॉडी होता ही नहीं है। ठीक है, तो पढ़ने वाले तो है, हम लोग एज्यूम करके यही सब बॉडी को मानेंगे कि ये मानो कि ये रिजिड है। ठीक है ना, माना कि ये बॉडी रिजिड है, इसको कितना भी बाहर से फोर्स लगाएगा, कोई हथौड़ा मारेगा, ये नहीं दबेगा, तो मान करके पढ़ना है। बाइक चलेगा, इस आपका इस सब्जेक्ट में बाइक चलेगा, ठीक है ना, बसेस चलेंगी, उस पर फोर्स लगेगा, और उसका हम लोग ये नहीं मानेंगे कि उसका कोई भी पार्ट डिफॉर्म हुआ है, सब शेप अपना बदला है। हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर ऐसा नहीं मानेंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर मानेंगे कि बाइक का साइज अगर जो भी दिया हुआ है तो उतना ही कि उतना ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। हार्ड मान करके चलेंगे, बस भी रहेगा तो आपका हार्ड रहेगा, रिजिड रहेगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग बात करेंगे आगे का टॉपिक इसमें। ठीक है ना, थोड़ा सा एक बात केस स्टडी क्या होता है, एक पॉइंट है केस स्टडी क्या होता है। हम लोग अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में स्टडी का मतलब क्या समझेंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग करने क्या वाले हैं, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं, या उस पर लगने वाले फोर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना, तो उसको स्टडी करने के लिए क्या किया जाएगा, एक ऑब्जेक्ट जो मोशन करेगा
और दूसरा जो उसके मोशन को देखेगा, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट जो मोशन करेगा, दूसरा जो उसके मोशन को देखेगा। दो चीजों को मिला करके उसके मोशन के स्टडी का प्रोसेस चलता है। एक मोशन करने वाला होना चाहिए और दूसरा मोशन को देखने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। मोशन करने वाला को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, मोशन करने वाला को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और मोशन करने वाला को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो इस मोशन का स्टडी करता है, जो इस मोशन का स्टडी करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वर, ठीक है ना। सुनने में बहुत सिंपल चीजें हैं कि एक ऑब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जर्वर होता है, और इन दोनों के बीच में जो भी प्रोसेस होता है ऑब्जेक्ट के मोशन के स्टडी के लिए उसको हम लोग बोलते हैं स्टडी, ठीक है ना। तो ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जर्वर होता है, लेकिन इंटरेस्टेड बात बताते हैं आप लोग को। एक ऑब्जेक्ट सुन करके लग रहा हो कि ऑब्जेक्ट को देखने वाला कोई है, तो वो उसका आंख होना चाहिए, ठीक है ना। उसका आंख होना चाहिए, उसका दिमाग होना चाहिए, उसका मुंह होना चाहिए, देख करके बताए या लिखे या बोले। लेकिन ये आपका गलत सोच है, ऐसा कुछ नहीं हो भी सकता है, उसका आंख सब हो भी सकता है, लिविंग थिंग जीव वस्तु हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जर्वर आदमी भी हो सकता है या फिर आपका नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि मोशन किसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व किया जा रहा है, मोशन किसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व किया जा रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि यही गाड़ी, ये गाड़ी आपका है, ये गाड़ी है, ये रोड पे चल रहा है, ठीक है ना। ये रोड पे आपका चल रहा है, मान लीजिए ये आपका रोड है, गाड़ी चल रहा है। इसके मोशन का स्टडी करना है, लेकिन इसके मोशन के स्टडी मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक घर वगैरह बना हुआ है, यहाँ पर कोई एक घर वगैरह बना हुआ है, यहाँ पर कोई एक घर वगैरह बना हुआ है। इसके रिस्पेक्ट में इसके मोशन का स्टडी करना है, इसके रिस्पेक्ट में इसके मोशन का स्टडी करना है कि कुछ देर बाद, आधा घंटा बाद ये गाड़ी इस घर से कितना दूर चला गया, या ये गाड़ी इस घर के रिस्पेक्ट में कौन सा वेलोसिटी से चल रहा है, या ये गाड़ी इस घर के रिस्पेक्ट में कौन सा एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो इस बार ऑब्जर्वर कोई आदमी नहीं, इस बार ऑब्जर्वर एक घर है। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जर्वर हो, वो दोनों में से कोई भी लिविंग थिंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि स्टडी करने के लिए हम लोग रेफरेंस में किसको माने, जिसको माने हैं वो खुद आदमी है या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग चीज है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है। तो इस बार हमारा ऑब्जर्वर है, इस बार हमारा ऑब्जर्वर ये है आपका, इस बार हमारा ऑब्जर्वर, इस बार ऑब्जर्वर हमारा घर है, ये ऑब्जर्व कर रहा है इसको। हालांकि पढ़ते तो मनुष्य लोग ही है, लेकिन इसके आंख से हम लोग देखेंगे, आप इसके थ्रू हम लोग इसको देखेंगे। ये मान करके कि देखने वाले, यहाँ देखने वाला घर है, अगर घर देखने वाला है तो इसका मोशन कैसा हो रहा है, तो इस बार ऑब्जर्वर है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो चल रहा है, मोशन कर रहा है, दोनों में से कोई भी लिविंग थिंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो ये माइंड में मत बैठाइएगा कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर होना चाहिए तो देखने वाला ही होना चाहिए, इसको दिखेगा तब तो मोशन को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए जाहिर सी बात है कि आदमी कोई मनुष्य ही करेगा, कोई देखने वाला ही करेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट उस समय वो ऑब्जर्व करने वाला वो नहीं, मनुष्य नहीं है। ऑब्जेक्ट उस समय वो है जिसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। अगर वो खुद अपने रिस्पेक्ट में देख रहा है तो खुद ऑब्जर्वर है, और जो चल रहा है वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर वो घर के रिस्पेक्ट में कर रहा था, इसके लिए ऑब्जर्वर घर है, घर ऑब्जर्व कर रहा है इसके बारे में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ तक हो गया आपका स्टडी का मतलब समझ में कि ऑब्जेक्ट होगा, कुछ ऑब्जर्वर होगा, और उसको ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करेगा। अपने रिस्पेक्ट में समय के अनुसार दूरी बताएगा कि कहाँ तक चला गया, अपने रिस्पेक्ट में हुआ उसका वेलोसिटी बताएगा। अपने रिस्पेक्ट में बताने का समझते हैं। बाइक पर बैठा हुआ चलाने वाला आदमी को खुद बाइक मोशन में नहीं दिखता है, क्योंकि वो खुद उसके साथ जाते रहता है, ठीक है ना। तो अगर बाइक पर बैठा हुआ आदमी खुद जो चला रहा हुआ ही ऑब्जर्व करेगा तो उसके रिस्पेक्ट में बाइक मोशन में नहीं है, क्योंकि मोशन का डिफिनेशन है, मोशन का डिफिनेशन है, मोशन का डिफिनेशन में ही एक ऑब्जेक्ट रहता है, एक ऑब्जर्वर रहता है, ठीक है ना। मोशन डिफाइन है किसी न किसी के रिस्पेक्ट में, ऐसे मोशन डिफाइन ही नहीं। अगर कोई मुंह उठा के बोल देता है कि बताओ बाइक का मोशन क्या है, और आप ऐसे ही बक देते हैं बाइक के मोशन ये है, तो आप मूर्ख हैं, ठीक है ना। तो आप मूर्ख हैं। पहले पूछिए कि इस बाइक के मोशन के लिए रेफरेंस कौन है, किसके रिस्पेक्ट में बताना है। जो चला रहा है उसी के रिस्पेक्ट में बताना है,
कि जो रोड पर बैठा है उसके रिस्पेक्ट में बताना है। अब कैसे मोशन डिफाइन है वो देखिएगा, थोड़ा सा एक बार डिफाइन कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मोशन कैसे डिफाइन है कि मान लीजिए कि एक पॉइंट है ए, ठीक है, ये यही ले लेते हैं ना ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर, आपका गाड़ी ही है, ठीक है, ये गाड़ी को ही ले लेते हैं, गाड़ी को ही ले लेते हैं। यहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा है और इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। आदमी लिए पिछला बार घर लिए थे, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि आदमी तो ऑब्जर्व करने के लिए आदमी ही होना चाहिए, किसी के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। अगर ये अपने रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा है और इसको मान लेते हैं इसके सेंटर ऑफ पॉइंट को बी, सेंटर ऑफ मास आगे आएगा पढ़ने के लिए बी, क्या है कि न्यूटन के जितने मैकेनिक्स है ना किसी पॉइंट के लिए वैलिड है, किसी पॉइंट के मोशन के लिए वैलिड है। गाड़ी इतना बड़ा है, गाड़ी इतना बड़ा, उसका मोशन का स्टडी करना है, और न्यूटन का कोई नियम इतना बड़ा गाड़ी पर काम ही नहीं करता है। न्यूटन खुद बोले कि मेरा नियम जो भी काम करता है पॉइंट के लिए वैलिड है, एक पॉइंट के मोशन के लिए। तो हम लोग इसके गाड़ी के मोशन को स्टडी करने के लिए किए क्या, गाड़ी को रिजिड मान लिए, गाड़ी को रिजिड मान लिए, और रिजिड मानने से क्या होगा कि गाड़ी का कोई भी दो पॉइंट के बीच का दूरी बदलेगा ही नहीं। तो अब किसी भी एक पॉइंट का स्टडी कर लीजिए, इसका किसी भी एक पॉइंट का स्टडी कर लीजिए, अगर ये आगे 10 मीटर बढ़ेगा पॉइंट तो ये भी वाला 10 मीटर बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों के बीच तो दूरी चेंज होना नहीं है, क्योंकि गाड़ी हमारा है रिजिड। इसीलिए ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बॉडी को माना जाता है रिजिड, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो नियम लगने वाले हैं मोशन स्टडी के लिए वो न्यूटन के हैं, और न्यूटन ने बड़ा बॉडी के लिए नियम नहीं दिया है, न्यूटन ने किसी पॉइंट के मोशन के लिए नियम दिया। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि बॉडी को रिजिड मान लेते हैं, नहीं रिजिड होते भर में भी, क्योंकि न्यूटन के नियम के अनुसार इसके मोशन की स्टडी करना है हम। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये मान लीजिए सी, तो बी और सी के बीच में दूरी बदलेगा ही नहीं, तो ये बॉडी क्या हो गया हमारा रिजिड हो गया। तो अब ए के रिस्पेक्ट में जितना दूर सी चलेगा उतना ही दूर आगे बी भी चल जाएगा, ठीक है ना, उतना ही दूर आगे बी भी चल जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का दूरी तो बदलना है नहीं। इसीलिए अब हम लोग कहेंगे कि गाड़ी के मोशन का स्टडी करना है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसके बीच में एक पॉइंट है बी, अब इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो एक मोशन कहता है, आपका मोशन का परिभाषा कहता है कि ए और बी के बीच का जो भी दूरी है, ए और बी के बीच का जो भी दूरी है, मान लेते हैं ए और बी के बीच का दूरी जो है वो एस है, क्या है आपका एस है, ए और बी के बीच का दूरी एस है। अगर समय बीतने के अनुसार, मान लीजिए कि घड़ी आप देख रहे हैं और समय बीतने के अनुसार इन दोनों के बीच का दूरी बदलता है, इन दोनों के बीच का दूरी बदलता है, तो कहेगा ए कि हमारे रिस्पेक्ट में बी मोशन में है, और बी कहेगा कि हमारे रिस्पेक्ट में ये मोशन में है। ये मोशन का रियल परिभाषा है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा, अगर समय के अनुसार दोनों के बीच का दूरी बदलता है तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो दोनों मोशन में होते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो दोनों क्या रहते हैं, मोशन में होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आई होप आपको मोशन का परिभाषा समझ में आ गया होगा। और रिजिड बॉडी क्यों हम लोग मान रहे हैं मैकेनिक्स में, ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि रिजिड बॉडी इसलिए मानना जरूरी है क्योंकि हम लोग मोशन का स्टडी करेंगे एक पॉइंट का, और बड़ा बड़ा बांस भी रहेगा उसको पॉइंटे मानेंगे हम, पूरे बांस के मास को वो पॉइंट पर रखेंगे और स्टडी करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास जो नियम है मोशन के स्टडी करने के लिए पॉइंट के लिए वैलिड है, ठीक है, न्यूटन के जो नियम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग स्लाइड पे लेकर के, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बेसिक क्लियर हो गया होगा कि मैकेनिक्स का क्या भूमिका तैयार होने वाला है, आगे किस तरह से स्टडी चलने वाला है हम लोग का। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे मोशन के स्टेट के बारे में, अवस्था के बारे में। अब ये टॉपिक है आपका स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है ना, मोशन की अवस्था के बारे में, किसी बॉडी की अवस्था के बारे में, ठीक है ना, किसी बॉडी की अवस्था के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग सुनिएगा ध्यान से, आप मोशन को यहाँ पर क्लासिफाई किया जाएगा आगे, ठीक है। स्टेट ऑफ मोशन को क्लासिफाई किया जाएगा। बॉडी के पास दो ही तरह की अवस्था होती है, अवस्था मतलब कि स्टेट, या तो रेस्ट में हो सकता है, रेस्ट अवस्था में हो सकता है, ठीक है ना, रुका हुआ हो सकता है, या तो बॉडी चलते हुए रह सकता है, ठीक है ना। किसी भी बॉडी के पास दो तरह की अवस्था होते हैं, रुका हुआ या चलता हुआ, ठीक है ना। रुका हुआ बॉडी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक कंडीशन में, रुका हुआ बॉडी को हम लोग बोलते हैं, रुकने के लिए टेक्निकल वर्ड है, रुका हुआ किसी वस्तु को बताने के लिए टेक्निकल वर्ड है स्टैटिक, और चलता हुआ किसी वस्तु को बताने के लिए टेक्निकल वर्ड है मैकेनिक्स में डायनेमिक्स। क्या है आपका डायनेमिक्स। तो बॉडी का अवस्था दो तरह की होती है, मोशन के लिए, मोशन के अकॉर्डिंग बॉडी का अवस्था दो तरह की होती है, स्टैटिक एंड डायनेमिक, स्टैटिक एंड डायनेमिक। एक मिनट पेन ले लेते हैं, ठीक है। स्टैटिक एंड
डायनेमिक, स्टैटिक एंड डायनेमिक। समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा पीपीटी में आगे पीछे प्रॉब्लम है कुछ, वो हम क्लियर करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। स्टैटिक मैकेनिक्स क्या होता है? स्टेट के अकॉर्डिंग हम बात करें, स्टेट मतलब अवस्था, अवस्था मतलब कि वो चल रहा है कि रुका हुआ है, सिचुएशन बताना। तो दो ही सिचुएशन होते हैं, या तो बॉडी चलता हुआ रहेगा या तो बॉडी रुका हुआ रहेगा। रुका हुआ को टेक्निकली स्टैटिक बोला जाता है और चलता हुआ को टेक्निकली डायनेमिक बोला जाता है। टेक्निकल वर्ड्स हैं सब, ठीक है ना। अब स्टैटिक का परिभाषा आपको लिखना है तो क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। स्टैटिक मैकेनिक्स, मैकेनिक्स स्टेट अवस्था के अकॉर्डिंग अपना अलग अलग टाइप में क्लासिफाई होता है। स्टैटिक मैकेनिक्स यहाँ पे ना, स्टैटिक मतलब होता है कि बॉडी इन रेस्ट कंडीशन। एक वर्ड यूज किया जा रहा है इक्विलिब्रियम, इसको हम समझाएंगे अभी थोड़ा सा, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। फिलहाल आप देखिएगा रेस्ट हो केवल, अगर बॉडी रेस्ट में है तो अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर बॉडी रेस्ट में है और उसकी स्टडी आप कर रहे हैं, जैसे यहीं पे देख लेते ना, सिंपल सा, ये पेन मेरे हाथ पे रुका हुआ है, ये पेन हमारे हाथ पे रुका हुआ है। अब आप इसके पेन के मोशन, आप इसके पेन के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, पेन के बारे में क्या स्टडी कीजिएगा? रुका हुआ है तो ना इसके पास एक्सेलरेशन है, ना वेलोसिटी है, ना डिस्टेंस चल रहा है, ना डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, क्या स्टडी कीजिएगा? हम लोग ये स्टडी करेंगे इस पर मैकेनिक्स में कि ये क्यों रुका हुआ है। क्या स्टडी करने वाले हैं कि ये क्यों रुका हुआ है। अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो न्यूटन कहते हैं कि इस पर नेट फोर्स जीरो है, इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है। तो हम लोग फिर इसमें क्या स्टडी करेंगे? इस बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे फोर्स को निकालेंगे, सारे फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे, तो हम लोग पता चल जाएगा कि ये बॉडी कौन कौन फोर्स के मदद के बेसिस पर रुका हुआ है। जैसे ये बॉडी का अपना वजन है, वेट है, जिससे नीचे ही जाना चाहता है। हमारा हाथ इसको ऊपर के तरफ नॉर्मल फोर्स, ऊपर के तरफ एक फोर्स लगा के रोक ले, ऊपर के तरफ एक फोर्स लगा के रोका हुआ है, तो हमारा हाथ इसको कितना फोर्स से रोका हुआ है ये कैलकुलेट करेंगे हम लोग, इसका एनालिसिस करेंगे। ये कैलकुलेट करना है, इसके बारे में स्टडी करना कहला रहा है। और जब बॉडी के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, इसके अवस्था के बारे में, रुका हुआ कंडीशन में स्टडी कर रहे हैं कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो ये कहलाता है, ये आपका नॉलेज जो जाता है स्टैटिक मैकेनिक्स के अंदर जाता है। जब जब हम लोग रुका हुआ बॉडी का केस स्टडी करेंगे, जिसे मान लीजिए कि ये बॉडी एक ऐसा है जो यहाँ पर फंसा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक बॉडी फंसा हुआ है, ये भी रुका हुआ बॉडी है, ये फंस गया इस तरह के दीवार के बीच में, और इसके ऊपर लगने वाले फोर्स का स्टडी करेंगे, तो ये सब कहलाएगा, ये सब स्टडी कहलाएगा आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है ना। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है कि जब हम लोग बॉडी की स्टेट के स्टडी, बॉडी की अवस्था के स्टडी, बॉडी के स्टेट के स्टडी तब करते हैं जब बॉडी रेस्ट में हो, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक मैकेनिक्स, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? स्टैटिक मैकेनिक्स। नहीं तो अगर बॉडी के स्टेट अवस्था के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसके एक्सेलरेशन, उसके वेलोसिटी, उस पर लगने वाले फोर्स, इस सब के बारे में, और वो बॉडी चलता हुआ हो, और बॉडी क्या हो? चलता हुआ हो। जब चलता हुआ बॉडी, मोशन करता हुआ बॉडी के ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं, तो ये कहलाता है हमारा डायनेमिक मैकेनिक्स। क्या कहलाता है? डायनेमिक मैकेनिक्स। जैसे कोई बस जा रहा है रोड पे और उस पर हम स्टडी कर रहे हैं कि उसको कौन सा फोर्स ले जा रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, कितना उसका एक्सेलरेशन है, कितना वेलोसिटी है, तो वो एक तो बस मोशन में है और दूसरा ऊपर से हम लोग उसका स्टडी कर रहे हैं, तो ये कहलाता है आपका डायनेमिक मैकेनिक्स। आपको पता ही है कि किसी मोशन, किसी बॉडी के मोशन के बारे में जिस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करते हो मैकेनिक्स कहलाता है, और किसी बॉडी जब मोशन में हो और उसके मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो कहलाता है डायनेमिक मैकेनिक्स। क्या कहलाता है? डायनेमिक मैकेनिक्स, ठीक है ना। अब एक वर्ड है, स्टैटिक में बॉडी रेस्ट में रहेगा, डायनेमिक में बॉडी मोशन में रहेगा, डायनेमिक में बॉडी मोशन में रहेगा। अब ये वर्ड है आपका थोड़ा सा इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। इक्विलिब्रियम हो सकता है आप लोग के लाइफ में पहली बार सुनने के लिए मिल रहा हो, अधिकतर स्टूडेंट 10th पास आते हैं, ठीक है, तो हम इक्विलिब्रियम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम का सिंपल सा डिफिनेशन है कि जब किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है, जब किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है तो बॉडी को बोला जाता है कि इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है बैलेंस। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बैलेंस, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। किसी भी डायरेक्शन में अगर ये बॉडी रुका हुआ है तो इस पर नेट फोर्स क्या है आपका? जीरो है, क्योंकि फोर्स होता तो न्यूटन के अकॉर्डिंग ये चलता, न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या होता है? चलता, ठीक है ना। तो अगर कोई बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है तो ये बॉडी क्या है आपका? इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बैलेंस,
ठीक है ना। बैलेंस मतलब नेट फोर्स बाहर से बैलेंस है, इसलिए ये बॉडी क्या है, बॉडी पर क्या है आपका नेट फोर्स 0 है। तो कहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में। यहाँ पर क्यों इक्विलिब्रियम यूज किया गया है कि जब जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में रहता है, जब जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में रुका हुआ अवस्था में रहता है, तो ये क्लियर है कि वो बॉडी तभी रुका हुआ है जब नेट एक्सटर्नल, नेट बाहर से लगने वाला फोर्स क्या है उस पर 0 है। जैसे हम अगर यहाँ पे खड़ा है, रुका हुआ है, तो हम पर ओवरऑल नेट फोर्स क्या है 0 है। ओवरऑल नेट फोर्स क्या है 0 है। कौन डायरेक्शन में? अगर वर्टिकल डायरेक्शन में रुके हुए, अगर ऊपर नीचे नहीं चल रहे हैं तो ऊपर नीचे में नेट फोर्स 0 है। अगर हम ऊपर नीचे नहीं चल रहे हैं और हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं, इधर की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, इधर की तरफ चल रहे हैं, तो हमारा नेट फोर्स 0 तो है, लेकिन केवल ऊपर नीचे की तरफ नेट फोर्स 0 है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 नहीं है, क्योंकि इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि इक्विलिब्रियम बॉडी पर सब डायरेक्शन में एक ही बार है। हो सकता है कभी कभी बॉडी ऊपर नीचे नहीं चल रहा है, सीधे सीधे चल रहा है, तो ऊपर नीचे की तरफ इक्विलिब्रियम है और सीधे सीधे इक्विलिब्रियम इधर और की तरफ नहीं। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि अगर रेस्ट कंडीशन में है बॉडी, तो उस पर नेट फोर्स 0 ही रहेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम चलता हुआ बॉडी के ऊपर भी होता है, ठीक है ना। नेट फोर्स, सुनिएगा, इसी वर्ड के चलते हम बोले कि इक्विलिब्रियम, यहाँ पर नॉन इक्विलिब्रियम बॉडी लिखा गया मोशन में, लेकिन ये थोड़ा सा गलत है एक वर्ड। मोशन में कोई जरूरी नहीं कि बॉडी नॉन इक्विलिब्रियम में ही रहे, मोशन में होते हुए भी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का डिफिनेशन मोशन से नहीं, इक्विलिब्रियम का डिफिनेशन है नेट फोर्स 0 होने से, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होने से, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होने से। अब देखिएगा थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पर देखिएगा, हम 2 तरह के एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए गाड़ी है और ये चल रहा है इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये गाड़ी है जो चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अब बताइएगा 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब इसका आपका वेग कांस्टेंट। आपको पता है कि न्यूटन कहते हैं अपना नियम में, कुछ तो पढ़े होंगे 10वां 9वां में, न्यूटन कहते हैं अपना नियम में कि कोई बॉडी जिस अवस्था में रहता है, जिस अवस्था में रहता है, उसी अवस्था में वो तब तक रहता है जब तक कोई बाहरी फोर्स इस पर वर्क ना करे। तो अगर ये बॉडी रुका हुआ है तो ये रुका हुआ ही रहेगा जब तक आप बाहर से इसको धकेलिए उकेलिएगा नहीं। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो ये कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से तब तक चलता रहेगा जब तक कोई बाहर से आकर इसको रोकेगा नहीं या बाहर से आकर इसको धकेलेगा नहीं और स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चलता है तो उस बॉडी पर नेट फोर्स 0 होता है, क्योंकि अगर नेट फोर्स आया तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, त्वरण, और एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी को बदलने वाला है, वेलोसिटी बदलने का दर को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, अगला ही पल बदल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, वेलोसिटी नहीं बदलने का मतलब होता है अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना। ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से तो हमेशा 10 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहेगा। इसका मतलब है कि इस पर नेट फोर्स क्या है 0 है। और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ बॉडी भी इक्विलिब्रियम में कहलाता है, क्योंकि इस पर नेट फोर्स क्या है 0 है। ये बॉडी चल तो रहा है लेकिन इस पर नेट फोर्स 0 है, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड। अगर कोई फोर्स लगाएगा तो उसका वेलोसिटी बदल जाएगा, और फोर्स लगेगा वेलोसिटी बदलेगा, तब समझिए कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब केवल यही मत समझिएगा कि बॉडी रेस्ट में रहेगा। हाँ, रेस्ट कंडीशन में क्लियर दिखता है कि इक्विलिब्रियम है, क्योंकि नेट फोर्स बैलेंस दिखता है, यहाँ पर बॉडी चल नहीं रहा है। लेकिन मोशन कंडीशन में 2 कंडीशन होते हैं। एक मोशन में वेलोसिटी बदलता है, एक्सेलरेशन होते हैं, इस मोशन में बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होता। लेकिन एक मोशन ऐसा होता है जिसमें कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेग रहता है, कांस्टेंट चाल रहता है, तो इस केस में बॉडी इक्विलिब्रियम में रहता है, क्योंकि नेट फोर्स 0 हो, नेट फोर्स बाहर क्या है 0 है, क्योंकि नेट फोर्स 0 है तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी है।
ठीक है। और इक्विलिब्रियम का वर्ड का कनेक्शन है सीधे नेट फोर्स से। अगर नेट फोर्स जीरो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में, अगर नेट फोर्स नहीं जीरो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर करने में हम सक्षम है इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो मोशन में याद रखिएगा कि कोई जरूरी नहीं कि बॉडी नॉन इक्विलिब्रियम में है, लेकिन जनरली बॉडी को मोशन में रहता है तो नॉन इक्विलिब्रियम में माना जाता है। लेकिन याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि वेलोसिटी कैसा है उसका, वेलोसिटी पर फोकस कीजिएगा। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, नेट को जीरो है तो इक्विलिब्रियम में है, और अगर वेलोसिटी बदलता है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो नॉन इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो मोशन में दो केस बनते हैं, इक्विलिब्रियम का भी नॉन इक्विलिब्रियम का। ठीक है, चलिए तो इक्विलिब्रियम का केस दो केस में होता है, या तो बॉडी रुका हुआ हो नेट को जीरो, या तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हो नेट को जीरो। ठीक है, चलिए अभी हम बात किए थे कि ऑब्जेक्ट का स्टडी तब कर रहे हो जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो स्टैटिक मैकेनिक्स कहलाता है। ऑब्जेक्ट के बारे में मोशन उसका स्टडी तब कर रहे हो जब बॉडी चलता हुआ मोशन कर रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? डायनेमिक मैकेनिक्स। ठीक है, अब मोशन की बात आ ही गया है तो मोशन को धीरे धीरे खोलते हैं। मोशन कितने तरह के होते हैं? ठीक है ना, मोशन को ओपन किया जाएगा। मोशन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के आपका मोशन देखने को मिलेगा। जनरली 2 तरह के होते हैं, एक आपका कंबाइंड मोशन होता है। कौन कौन मोशन हो देखिए, ट्रांसलेशनल मोशन यहाँ पर दिया हुआ है, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, ये 2 मेन मोशन है। और एक तीसरा होता है इन दोनों का कंबाइंड, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल मोशन, जिसमें ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल दोनों होता है। ठीक है, अब हम लोग बहुत पहली बार समझ रहे हैं तो बहुत बारीकी से समझिए कि ट्रांसलेशनल मोशन किसको कहते हैं। ट्रांसलेशनल का मतलब होता है किसी खास पार्टिकुलर एक डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना, किसी खास पार्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना, एक कहलाता है आपका ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में देखिएगा, अगर ये बॉडी है तो ये चुपचाप सीधे इस तरफ जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये बॉडी है और चुपचाप सीधे इस तरह जाता है तो ये कहलाता है ट्रांसलेशनल मोशन। याद रखिएगा, बॉडी इधर जाते टाइम ऐसे घूमते हुए नहीं जाना चाहिए, बॉडी ऐसे घूमते हुए आगे नहीं जाना चाहिए, बॉडी जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। रोटेशन इसको बोलते हैं, घूमना को, रोटेशन नहीं करना चाहिए। बॉडी सीधे सीधे अगर ऐसे केवल मोशन करता है एक डायरेक्शन में तो इस मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन में बॉडी एक ही जगह रहता है लेकिन एक ही जगह पे घूमते रहता है, किसी न किसी एक्सिस के अबाउट, किसी न किसी एक्सिस के अबाउट यहीं पे रोटेट, जैसे पंखा रोटेशनल मोशन करता है, आपका जो सेलिंग फैन होता है रोटेशनल मोशन करता है, एक ही जगह पर जिंदगी भर घूमते रहेगा वो, उसका और कोई काम नहीं है, एक ही जगह पर जिंदगी भर घूमता रहेगा, तो ये इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। इसमें बॉडी चलना नहीं चाहिए, बॉडी का मेन जो सेंटर ऑफ मास है एक ही जगह का एक ही जगह रहता है, इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे डिटेल में बात करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन को, इसका टेंशन मत लीजिए। जनरल मोशन क्या होता है ये कब देखने को आपको मिलेगा? जनरल मोशन ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन का कंबाइंड इफेक्ट है। अब ये तो आसान है, ये तो साइकिल आप चलाते हैं देखते हैं, साइकिल का पहिया घूमता भी है और इधर भी चलता है, घूमते हुए चलना, घूमते हुए चलना, ठीक है, घूमते हुए इधर चलना, ये कहलाता है आपका कंबाइंड मोशन कह दीजिए या फिर जनरल मोशन, जिसमें ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल दोनों। जैसे साइकिल का पहिया घूमते हुए चलता है, इसका मोशन का पैर देखिएगा, ठीक है, घूमते हुए चल आगे बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा और इधर भी घूमेगा, ठीक है, घूमते घूमते आगे बढ़ेगा, ठीक है, घूमते घूमते आगे ही बढ़ता जाएगा, घूमते घूमते आगे बढ़ता जाएगा, इधर भी बढ़ गया और इधर भी चल रहा है। तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं हम लोग जनरल मोशन, जिसमें ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। फिर से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को ये सब तो क्लासिफाई किए थे, इसी को फिर से दोबारा आपको दिखाया गया स्लाइड में, तो हम बता देते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं हम लोग रिजिड बॉडी के ऊपर, रिजिड बॉडी के ऊपर मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको बताया था कि बॉडी कितने टाइप का होता है, रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी, वही स्लाइड को लिखा गया, कॉम्प्रेसिबल बॉडी एंड इनकॉम्प्रेसिबल बॉडी, सब का एक एग्जांपल है। इसके लिए रिजिड बॉडी के लिए जो मैकेनिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसका नाम है आपका सोम या मोम, ठीक है।
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसका टेंशन ज़्यादा नहीं लेना। सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल का स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे, आगे का 4th यूनिट में डाला हुआ आप लोग का 3rd या 4th यूनिट, ठीक है। मैकेनिकल वालों और सिविल वालों को, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वालों को डिफॉर्मेबल बॉडी का मैकेनिक्स नहीं पढ़ना है, आप लोग को यही सब पढ़ना है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तक ही सीमित रहेगा, ठीक है। कॉम्प्रेसिबल बॉडी जैसे कि गैस के मोशन का स्टडी करेंगे, उस सब्जेक्ट का नाम है आपका रियोलॉजी, ठीक है। और फ्लूइड के मोशन का स्टडी करेंगे, उसका नाम ही है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड का मैकेनिक्स ही अलग, बहुत स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब अलग से आएगा ही आपको पढ़ने के लिए, वही बात है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को फिर से क्लासीफाई किया गया है स्टैटिक मैकेनिक्स, फिर से क्लासीफाई किया गया स्टैटिक मैकेनिक्स एंड डायनेमिक मैकेनिक्स, दो पार्ट में, स्टैटिक मैकेनिक्स एंड डायनेमिक मैकेनिक्स। अभी बता रहे थे स्टैटिक मैकेनिक्स कब, जब रेस्ट कंडीशन में स्टडी हो, डायनेमिक मैकेनिक्स कब, जब मोशन कंडीशन में स्टडी हो, ठीक है ना। डायनेमिक मैकेनिक्स को फिर से फर्दर क्लासीफाई किया जा रहा है, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये स्टैटिक मैकेनिक्स, ये यहाँ पे आपका रॉन्ग एरो बना हुआ है, इसी का एरो है, इसी का पार्ट, ठीक है, इसी का पार्ट है, ठीक है, इसी का पार्ट है। ए यहीं पे खत्म हो गया आपका स्टैटिक मैकेनिक्स, रेस्ट कंडीशन यहीं पे खत्म हो गया। ए इसी को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, एक इधर और एक इधर, ठीक है, डायनेमिक मैकेनिक्स को। अब सुनिएगा ध्यान से, डायनेमिक, हमने अभी बात किया स्टैटिक मैकेनिक्स एंड डायनेमिक मैकेनिक्स, अब बात करेंगे डायनेमिक मैकेनिक्स को फिर से क्लासीफाई किया जाता है, डायनेमिक मैकेनिक्स को फिर से फर्दर क्लासीफाई किया गया है। स्टैटिक मैकेनिक्स को दोबारा और क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, क्योंकि स्टैटिक मैकेनिक्स में एक ही कंडीशन है, रेस्ट कंडीशन। मोशन कंडीशन वाला को दो पार्ट में फर्दर क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, जब बॉडी मोशन में होता है तो मोशन का स्टडी दो तरीका से करते हैं। एक ऐसा कंडीशन, ऐसा स्टडी जिसमें हम लोग उसके डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड सब का स्टडी तो करेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें जिसके वजह से हो रहे हैं, कौन सा है वजह, फोर्स, उस फोर्स का स्टडी नहीं करेंगे, उस फोर्स का स्टडी नहीं करेंगे, किसके कारण से हो रहा है। जैसे गाड़ी चल रहा है तो हम लोग को डायरेक्टली पूछा है कि इतना टाइम के बाद वेलोसिटी बताइए, इतना टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट बताइए, इतना टाइम के बाद एक्सेलरेशन बताइए, लेकिन वो गाड़ी किस वजह से चल रहा है, फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आपको कुछ स्टडी करने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो जब हम लोग मोशन की स्टडी, किसी बॉडी के मोशन की स्टडी करते हैं और फोर्स को छोड़ देते हैं, फोर्स का स्टडी उसमें नहीं करते हैं, केवल उसके वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इस सब का स्टडी करते हैं, तो ये कहलाता है आपका फ्लूइड, ये आपका कहलाता है काइनेमेटिक मैकेनिक्स। ये क्या कहलाता है, याद रखिएगा, डायनेमिक मैकेनिक्स का पार्ट है काइनेमेटिक मैकेनिक्स। और काइनेमेटिक मैकेनिक्स क्या होता है, किसी बॉडी के मोशन का स्टडी कर रहे हैं हम लोग, एक्सेप्ट उसको मोशन कराने वाला, काउज ऑफ मोशन, फोर्स को छोड़ करके बाकी सभी पैरामीटर का स्टडी कर रहे हैं मोशन के होते हुए, तो कहलाता है काइनेमेटिक मैकेनिक्स, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ है, नॉट कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स, नॉट कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर मोशन के स्टडी करते टाइम, कोई बॉडी मोशन कर रहा है, मोशन का स्टडी करते टाइम लोग फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं अपने स्टडी में, अपने स्टडी के कंसीडरेशन में फोर्स नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक मैकेनिक्स। काइनेमेटिक मैकेनिक्स में हम लोग सब निकालना सीखेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, फोर्स को छोड़ कर करेंगे, तब वो कहलाएगा काइनेमेटिक। अब बात रहा डायनेमिक मैकेनिक्स क्या होता है। किसी बॉडी, पहला तो कि डायनेमिक मैकेनिक्स है किसका है, ठीक है, काइनेटिक। डायनेमिक मैकेनिक्स है तो बॉडी मोशन में है, क्योंकि डायनेमिक वर्ड ही मोशन के लिए हुआ है। अब डायनेमिक में सब एक छाट लिए, काइनेमेटिक का दूसरा है काइनेटिक। काइनेमेटिक में बोले कि फोर्स का छोड़ करके बाकी सब पैरामीटर का स्टडी करेंगे तो काइनेमेटिक मैकेनिक्स कहलाएगा। काइनेटिक क्या है, काइनेटिक में फोर्स को भी साथ साथ स्टडी करेंगे, लिखा यहाँ कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स। बॉडी के मोशन के बारे में तो स्टडी करेंगे, लेकिन साथ साथ में उसके ऊपर लगने वाले फोर्स का भी स्टडी करेंगे, तो ये कहलाता है, इस मैकेनिक्स को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं, काइनेटिक मैकेनिक्स, ठीक है ना। लिखा हुआ है कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स, काइनेटिक मैकेनिक्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक बात में बात कर लेते हैं मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन। मैकेनिक्स को सबसे पहले क्लासिफाई किया गया स्टैटिक एंड डायनेमिक में, ठीक है।
स्टैटिक मतलब बॉडी जब रेस्ट कंडीशन में रहेगा और उसके बारे में स्टडी करेंगे तो स्टैटिक मैकेनिक्स, उसके मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। रेस्ट में है तो मोशन के फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसके अवस्था के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, मोशन में जब बॉडी है तो अब स्टडी करेंगे तो कहलाता है डायनेमिक मैकेनिक्स। अब स्टैटिक मैकेनिक्स को फर्दर क्लासीफाई नहीं किया गया। डायनेमिक मैकेनिक्स को फर्दर फिर से दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया, काइनेमेटिक एंड काइनेटिक। काइनेमेटिक में हम बात किए कि फोर्स को छोड़ा करके बाकी उसके सारे मोशन के पैरामीटर का स्टडी करेंगे। पैरामीटर मतलब टर्म, जैसे कि जिसके टर्म में उसको मेजर करना है मोशन। ठीक है, तो कहलाएगा काइनेमेटिक मैकेनिक्स। और अगर सभी पैरामीटर के साथ साथ फोर्स को भी कंसीडर कर रहे हैं, एनालिसिस फोर्स का भी बारे में स्टडी कर रहे हैं, फोर्स को भी निकाल रहे हैं, फ्रिक्शन कितना था, धरती के द्वारा नॉर्मल कितना था, उसके ऊपर अपना वेट कितना था, सबको निकाल रहे हैं, तो उस मैकेनिक्स को बोलते हैं काइनेटिक मैकेनिक्स। ठीक है, यहाँ तक हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स तक कंप्लीट किए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे आपका नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे हम लोग इसके अगले स्लाइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्टैटिक एंड डायनेमिक मैकेनिक्स लिखा हुआ है, इसी में लेक्चर हम क्लियर कर देते हैं। स्टैटिक मैकेनिक्स और डायनेमिक मैकेनिक्स का डिफिनेशन को पढ़ देते हैं केवल। ठीक है, ऐसे तो समझाया हुआ है। ठीक है, चलिए देखा जाएगा। ठीक है, स्टैटिक मैकेनिक्स। स्टैटिक मैकेनिक्स सिंपल सा बात है, इसका भाषा को रटना नहीं है जो इस पर लिखा हुआ है, कोई जरूरी नहीं, आप अपना भाषा में। स्टैटिक मैकेनिक्स क्या होता है कि जब कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है और उसके हम लोग स्टेट उसके बारे में, उसके मोशन के बारे में, जब कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है और उसके अवस्था के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसके ऊपर लगने वाले फोर्स वगैरह के बारे में निकाल रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो एक कहलाता है स्टैटिक मैकेनिक्स। लिखा हुआ स्टैटिक मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। स्टैटिक मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स in which we deals मतलब उसको deals मतलब होता है कि उसके बारे में जानकारी लेना, किस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, डील्स विद द स्टडी ऑफ द बॉडी, विद द स्टडी ऑफ द बॉडी, बॉडी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी इज इन रेस्ट कंडीशन, जब बॉडी कैसा हो, रेस्ट कंडीशन। जैसे ये टेबल है, टेबल के ऊपर कोई सामान रखा हुआ है, ठीक है, इसका डब्ल्यू नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, तो इसके बारे में वेट मान लीजिए कि दे दिया है इसका 100 न्यूटन का है, तो इधर की तरफ नहीं चल रहा है, तो ये नीचे लग रहा है, ऊपर लग रहा है और रुका हुआ है। तो न्यूटन कहते हैं कि जब कोई बॉडी रुका हुआ है तो नेट फोर्स उस पर 0 है, तो यहाँ से नॉर्मल जो ऊपर की तरफ लग रहा है वो डब्ल्यू के बराबर है, इसका मतलब बॉडी रुका हुआ है। तो ये जो नॉर्मल हम निकाले, नॉर्मल का वैल्यू 100 न्यूटन आ गया, जो टेबल ने लगाया इसके ऊपर, बॉक्स के ऊपर, इसका कैलकुलेशन कर, इसका स्टडी कर रहे हैं, इसके इस बॉडी की रेस्ट कंडीशन में और इसके ऊपर स्टडी कर, इस पर लगने वाले फोर्स के बारे में। तो यही जो काम हम कर रहे हैं स्टडी करने का, एक कहलाता है आपका स्टैटिक मैकेनिक्स। कब? जब उसके ऊपर लगने वाले फोर्स को हम निकाल रहे हैं और बॉडी रेस्ट में है, तो ये कहलाता है स्टैटिक मैकेनिक्स। डायनेमिक मैकेनिक्स, डायनेमिक मैकेनिक्स, डायनेमिक मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होगा यहाँ पर, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडी, बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन कब? व्हेन द बॉडी इज इन मोशन कंडीशन, बॉडी इज इन मोशन कंडीशन, बॉडी कैसा कंडीशन में हो? मोशन कंडीशन में, तब। ठीक है ना, चलिए रोड पर गाड़ी चल रहा है, आपका रोड पे गाड़ी चल रहा है और इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं कि किस वेलोसिटी से चल रहा है, किस एक्सेलरेशन से चल रहा है, कौन कौन फोर्स चला रहा है, इस पर लगने वाला फोर्स कितना है, इस पर लगने वाला फोर्स कितना है, ठीक है, सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं और बॉडी मोशन में है, तो ये कहलाता है, इस स्टडी को क्या बोलते हैं? डायनेमिक मैकेनिक्स बोलते हैं। किसके अंदर करते हैं? जिसके अंदर करते हैं वो कहलाता है आपका डायनेमिक मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया आपका। आगे देखते हैं, अगर इससे रिलेटेड होगा तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और नहीं तो फिर आगे का बात को कंटिन्यू यहीं पर रोक दिया जाएगा इस लेक्चर में। अगर इससे रिलेटेड होगा तो एक न्यू टॉपिक रहेगा, तो आगे हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे। चलिए, ये न्यू टॉपिक है तो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, बढ़िया से पीछे के लेक्चर को बार बार देख करके थोड़ा सा थिंकिंग लेवल बढ़ाइए, थोड़ा सोचिए रुक रुक करके। ठीक है ना, अपने दिमाग को टाइम दीजिएगा, सोचिएगा तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेगी। प्रैक्टिकली सोचा कीजिए, कुछ भी किताबी कीड़ा की तरह रटने का कोशिश मत कीजिएगा, प्रैक्टिकली सोच सोच करके टॉपिक को समझने का कोशिश करिए, इंटरेस्ट जगाइए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मैकेनिक्स का। थैंक यू।